Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. दिस इज द इनवाइट लिंक, ठीक है, फॉर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स होंगे या आपको क्विज सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, वो आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। Now, this is the part 2 of the PYQ series we have started for Indian Logic. I hope you all have seen the part 1. अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी जाके देखिएगा। आपने कोई भी सीरीज को स्किप नहीं करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं उनको इनकलकेट कर रही हूँ ताकि आप तक वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहुंच पाए और आपको समझ आ पाए कि हर एक यूनिट का कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट wasting much of the time, let's start our class. The first question says that we have been given two statements और हमें करेक्ट कोड चूज करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सिलोजिज्म है उसमें जो न्याय लॉजिक है उसमें 5 प्रोपोजिशंस होते हैं कॉल्ड अव्यव्यास। और सेकंड में बोलता है जो मिडिल टर्म है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं in which all the 5 characteristics or at least 4 of them must be found in the middle term of a valid inference। आपको अगर जैसे ये स्टेटमेंट 2 है, ये काफी लंबा सेंटेंस है, शायद आपको एक बार में पढ़ के नहीं समझ आया होगा। आपने इसको ब्रेक करके पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, पर आपको वो समझ आएगा जरूर। ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है उसको दो तीन बार पढ़िए। ठीक है, बिट बाय बिट, पार्ट बाय पार्ट पढ़िए, आपको वो समझ जरूर आएगा। देखिए, पहले में बोल रहा है कि न्याय लॉजिक के हिसाब से जो एक प्रोपोजिशन होती है, ठीक है, वो 5 प्रोपोजिशन होते हैं जिनको हम अव्यव्यास बोलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट से जो मिडिल टर्म है, ठीक है, अगर उसको वैलिड इंफरेंस कंसिडर करना है, ठीक है, तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रेजेंट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए, जो 5 प्रोपोजिशंस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फून। ठीक है, दैट इज PHUUN, फून। और 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जो वैलिड इन्फ्रेंस होता है उसमें कंसिडर किया जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने सीधा बोला था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको वो बताना था कि ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शंस दिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके जो वेराइटी है या जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे डिफर किया है, तो आपको ये सब कुछ भी सीखना है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, पक्ष धर्माता, वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। सपक्ष सत्व होता है, विपक्ष सत्व होता है, अनुपलब्धि नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका पहले हम आंसर देखते हैं, आंसर डी है। ठीक है, जो हमारा अनुपलब्धि है, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पर ये एक प्रमाण है। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रमाण, इसलिए हम इसको एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये जो टॉपिक है ना, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है। थ्योरी ऑफ नॉलेज टॉपिक से आया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ नॉलेज 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। देखिए, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाण, आपको एक भी पता है, आप इजीली मैच कर पाएंगे। अगर आपने ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ इन केस आपसे स्किप हो गई है या आपने उसको नोट्स में नहीं लिखा है, तो प्लीज आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। प्रमाता क्या होता है? सब्जेक्ट। 1 का सी, अरे मैम एक ही में मिल गया 1 का सी। ठीक है, प्रमेय, it is the object through which process of cognition is directed. Pramiti is the cognition and Praman is the nature of knowledge. So ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इट सेज इन इंडियन लॉजिक द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ मिडिल टर्म विद मेजर टर्म इज कॉल्ड। कभी कभी इस एसोसिएशन की जगह वो एक वर्ड दे देते हैं, कॉन्कॉमिटेंस।
ठीक है. सो द इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस ऑफ मिडिल टर्म विद मेजर टर्म इज नोन एज व्यक्ति. दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, हमें टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस दी है और हमें एक्सप्लेनेशन दिया है, हमें मैच करना है. देखिए उपमान, अरे वाह, देखो एक वर्ड, कीवर्ड उपमान, वन का बी, वन का बी. ठीक है, अगर हम एलिमिनेशन यूज करते हैं तो हमारा ए और डी खत्म, वन का बी, टू का डी, चलो दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया. 3 सामान्य दृष्टा, मैम नहीं पता. नेक्स्ट देखते हैं शेषावत. शेषावत हमें पता है मैम कि इन्फरिंग एन अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट, फोर्थ का सी. लो, सो आपको ना ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए. क्या पता 4 में से आपको 2 ही पता है. ठीक है, देखिए ना, अब जैसे हमें पता था उपमान इज एनालॉजी, तो डायरेक्टली हमारे 2 ऑप्शंस कट हो गए. यू आर जस्ट लेफ्ट विद 2. वहां पे भी आपको सेकंड का डी गिवन था, तो आपको ऑप्शंस के साथ खेलना है. ठीक है, आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. सो ऑप्शन इज सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. ठीक है. In Nyaya Sutra, Jalp is a kind of debate which may entail equivocation and false reasoning. Vitanda is characterized by the absence of counter thesis. मैम ये सब कुछ न्यू है, अगर न्यू है ना तो प्लीज इसको नोट्स में लिखिएगा. इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखिए न्याय सूत्र के हिसाब से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिबेट. द फर्स्ट वन इज कथा, जहां पे एक थीसिस एंड अ काउंटर थीसिस आर आर्ग्यूड बाय प्रोटैगोनिस्ट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट. जल्प एंटेल इक्विवोकेशन एंड फॉल्स रीजनिंग, यही बोला था. ये देखिए जल्प इज अ काइंड ऑफ डिबेट व्हिच में एंटेल इक्विवोकेशन एंड फॉल्स रीजनिंग. देन वितांदा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर थीसिस, कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर थीसिस. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और एनटीए आप लोगों के साथ खेलना चाहता है, वो देखना चाहता है कि बच्चा कितना अटेंटिव है, वो पता है क्या करेगा, शायद वो यहाँ पे एब्सेंस की जगह ना आपको प्रेजेंस लिख के दे देगा. और सोचो जब ये बच्चा पढ़ रहा है वो बोल देगा वितान इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ काउंटर थीसिस. दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इट इज फॉर दी एब्सेंस. ठीक है, वो कैरेक्टराइज होता है एब्सेंस से, ना कि प्रेजेंस से. आप देख रहे हैं कि एक वर्ड ने कैसे पूरा क्वेश्चन घुमा दिया. अगर वहां पे प्रेजेंस आएगा तो ऑप्शन क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी इनकरेक्ट है. दिस विल बी आवर राइट आंसर. ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंस होगा तो ये हमारा राइट आंसर होगा. लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे एब्सेंस है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ए ठीक है. इसीलिए आपको हर एक चीज, हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. The Vedic testimony is based on the words of human beings who are liable to error and so infallible. Infallible का मतलब क्या होता है? Fallacy. Infallible का मतलब हो गया not infallible. देखिए ना, and are so not infallible. Not infallible का मतलब क्या हो गया? Fallible, यानी उसमें fallacy हो सकती है, उसमें कोई error हो सकता है. ठीक है. Second, the Lockic testimony is perfect and infallible because the Vedas are spoken by God. ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये शब्द प्रमाण के टाइप्स में से आया है क्वेश्चन. हमारे जो शब्द प्रमाण है उसके टाइप्स होते हैं, उसमें से आया है. ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये बोथ आर इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट दी हैं. जो वैदिक टेस्टिमनी होती है ना, दोज आर स्पोकन बाय गॉड. ठीक है, और जो लौकिक होती है ना, दोज वर्ड्स दे आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए वो एरर हो सकता है, मतलब उस जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं उसमें गलतियां त्रुटियां हो सकती हैं. लेकिन जो वैदिक टेस्टिमोनी है, द वर्ड्स स्पोकन बाय गॉड, वो दे आर फ्री फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम एरर्स. सो इसीलिए ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दी हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है, अब क्विक रिमाइंडर कि आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप है पेपर 1 का, ये आपको कनेक्ट करना ही करना है, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो 1 to 1 सॉल्व हो सके। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो वैदिक टेस्टिमनी है, इट इज परफेक्ट एंड इनफॉलिबल बिकॉज दोज आर स्पोकन बाय गॉड। और जो हमारा सेक्युलर या लौकिक टेस्टिमनी है वो ह्यूमन बींग्स के वर्ड्स होते हैं, सो दे आर लायबल टू एरर एंड सो नॉट इनफॉलिबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। It says which of the following are essential characteristics of a middle term? ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है मिडिल टर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पे से। आप सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं आपकी कितना रिपीटेड टॉपिक है ये। द फर्स्ट वन सेज इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, ठीक है। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द पॉजिटिव इंस्टेंसेस, ठीक है। इट मस्ट बी नेगेटिव ऑन इन ऑल द नेगेटिव इंस्टेंसेस जहां मेजर टर्म एब्सेंट है, बिल्कुल ठीक है। इट मस्ट बी इनकम्पैटिबल विद द माइनर टर्म, ये गलत है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी जो होगा हमारा वो सही ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 says on seeing the different positions of the moon या sun at long intervals we infer that it moves although the motion might not be perceived by us, ठीक है। हमें मून के अलग अलग फेसेस दिखते हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जो मून है वो घूमता है, वो रिवॉल्व करता है, ऑल्दो वो जो रिवॉल्व कर रहा है वो हमें अपने आई से विजिबल नहीं होता, ठीक है। बात तो सही है। कि किस चीज का एग्जाम्पल है, देखिए आप एग्जाम्पल दिया है उन्होंने और वो पूछा है कि किसकी एग्जाम्पल है, कौन से कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सामान्य तो दृष्टा इन्फ्रेंस, ठीक है। ये अनुमान से क्वेश्चन आया हुआ है, अनुमान के टाइप से, तो अनुमान का टाइप है ना, उससे ही क्वेश्चन है। देखिए सामान्य तो दृष्टा इन्फरेंस मीन्स दैट नॉट बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशन बट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हमें दिख रहा है कि जो सन है या जो मून है वो अपना जो साइज होता है वो बदलता रहता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सामान्य तो दृष्टा इन्फरेंस। ऑल्दो इट इज नॉट विजिबल थ्रू आवर आईज, नेकेड आईज से हमें वो विजिबल नहीं होता, बट हमें पता है कि वो चीज होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a correct description? स्टेटमेंट हमें दिया है all animals die, human beings are animals, every human will die। कुछ समझ आ रहा है? दो प्रोपोजिशंस और एक कंक्लूजन। पीपीसी क्या बोलते हैं हम इसको? इन्फरेंस। और अगर हम इंडियन लॉजिक की टर्म्स में बात करें सो इन्फरेंस इज अनुमान। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। आपने इनके नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको न्यू मिलेगा आपने उसको अपने नोट्स में लिखना ही लिखना है। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी, इनसे कनेक्ट हो जाइएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड थैंक यू सो वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।